नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जो है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को आधे बद्री यमुनानगर में 31 कुंडलीय हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। यह महोत्सव 29 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक चलेगा और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की सौगात देते हुए 54 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की 29 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि इनमें 26 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं के उद्घाटन और लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत की 14 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। यह हमारी संस्कृति, हमारे विरासत का उत्सव है। कुंभ केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि वैचारिक समागम व आदान प्रदान के मंच के रूप में भी बड़ा महत्व रखता है। इसके महत्व को देखते हुए हमने महाकुंभ को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना उससे जोड़ा है और हमने हरियाणा से भी जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है उसके माध्यम से वो महाकुंभ में जा सके, वहां उस धाम के ऊपर जा सके, उसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। इससे पहले भी इसी योजना के माध्यम से हमने भगवान श्री राम के अयोध्या धाम के भी दर्शन कराने के लिए लोगों को हमने वहां पर भेजा है। उधर हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि लोगों को मिलावटी और मापदंडों पर खरा ना उतरने वाले खाद्य पदार्थ बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में पनीर जैसे खाद्य पदार्थ मापदंडों पर खरा ना उतरने पर फैक्ट्री को सील करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के साथ साथ प्रशासन को पनीर का एक सैंपल फेल आने पर अधिकतम 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाए और इतना ही नहीं, शेष 2 सैंपलों में रिपोर्ट आने के बाद अगर पनीर का सैंपल फेल आता है तो दोनों सैंपलों में 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। उधर हरियाणा सरकार की शिकायत पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। हरियाणा सरकार की शिकायत अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिया गया है। उधर चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव को देखते हुए चंडीगढ़ में नगर निगम कार्यालय के 100 मीटर दायरे में बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है। बता दें कि 100 मीटर के दायरे में 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने के पर जो है पाबंदी रहेगी और चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उधर रतिया उपमंडल के गांव जल्लोपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों लोग गांव में लामबंद हुए और इस दौरान गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लाभ पात्रों को 100-100 गज के प्लॉट लेने पर प्रदेश सरकार का आभार जताया है। बता दें कि गांव में 57 लोगों को प्लॉट अलॉट हुए हैं। वहीं ग्राम पंचायत में प्रदेश सरकार से मांग की है कि जो सरकार ने पोर्टल खोलकर गरीब लोगों से प्लॉटों के आवेदन मांगे थे वह पोर्टल दोबारा खोले जाएं और ताकि जो लोग प्लॉट आवेदन कर रहे हैं वह भी अपने आवेदन पोर्टल पर डाल सकें। वहीं ग्राम पंचायत से जो प्लॉट अलर्ट हुए हैं उनकी कुछ
लोगों द्वारा शिकायत किए जाने पर पंचायत ने कहा कि पूरी पारदर्शिता से काम हुआ है और जो लोग रह गए हैं वह दोबारा से पोर्टल ओपन होने पर अपने आवेदन डाल सकते हैं। भाईचारा जिंदाबाद, जल्लोपुर भाईचारा जिंदाबाद, गांव की पंचायत जिंदाबाद, गांव की पंचायत। हमारा मकसद जो है आज का ये है कि गांव के अंदर सरकार की पॉलिसी के अनुसार 100 वर्ग गज के प्लाट जो है गरीबों को आवंटित करने के लिए हिदायत जारी हुई थी, जिसमें सरकार ने पोर्टल जो है वो लागू किया था अगस्त सितंबर के महीने में। तो उसमें काफी लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, आवेदन किया, और उसके बाद जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद सरकार ने पंचायत से जमीन मांगी प्लाटों के लिए। उसमें जो है पंचायत ने जो अपनी लगभग 3.3 एकड़ जमीन जो है वो सरकार को दी गरीबों को प्लाट बांटने के लिए। मामला, मैं सरपंच हूँ पूर्व गांव जल्लोपुर, इसी गांव का पूर्व सरपंच हूँ। सरकार ने जो आवेदन मांगे इसके लिए कि मुख्यमंत्री आवास योजना, बल्कि मैं ये कहूँ प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसमें साथ में जुड़ी हुई है, तो लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया। जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया उन लोगों की वो एक लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट होके आई पंचायत के पास। पंचायत ने, लोग बात कहते हैं कि सरपंच ने ऐसा कर दिया, सरपंच का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, क्योंकि मैं भी पूर्व सरपंच रहा हूं मेरे गांव का। ऐसा कुछ सरपंच ने कुछ हमारे गांव के सरपंच पार्सल तो है ही नहीं। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया पत्रकार महोदय, उनका कैसे आएगा? आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। तो कुछ सरकार की भी कमियां है। प्लाट के अंदर जब महिला का नाम हम डालते हैं तो उसका डॉटर ऑफ डाला जाता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे तकरीबन 140 लोगों ने जो है ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, उसमें से अभी भी पहचान करनी काफी दिक्कत है। और जो उन्होंने फोन नंबर डाला हुआ है वो सिम उन्होंने छोड़ दी। उन लोगों ने वो फोन डायल करते हैं तो कोई गुजरात बोल रहा है, कोई कहीं और बोल रहा है, और लोग बोल रहे हैं। जो प्रशासन का पक्ष है, ग्राम स्तरीय टीम का जो पक्ष है, वो रखने का आज हमें मौका दिया। और जल्लोपुर में जो 100 गज के प्लॉट्स जो ये आवंटित किए गए हैं, इसमें टोटल 57 लाभार्थी जो है इनिशियली ग्राम स्तरीय टीम ने चयन करके दिए थे। और परसों मुझे इसका शाम को इंटीमेशन मिला था कि किसी तरह की कोई शिकायत इसके संदर्भ में दर्ज की गई है। तो कल सुबह सबसे पहले मेरा यही कार्य था कि मैं दोबारा इसका रीवेरिफिकेशन कराऊं। तो हमने जो ग्राम पंचायत जल्लोपुर है और उसके इर्द गिर्द के आसपास के जो गांव हैं उनके सभी के ग्राम सचिव, साथ में सरपंच जल्लोपुर के और एक SCPO इनकी टीम हमने बना के इनको दोबारा मैंने निर्देश दिए थे कि रीचेक और रीवेरीफाई करो, अगर किसी तरह से कोई कमी पाई जाती है तो मुझे रिपोर्ट करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दहिसरा गांव के पास में यमुना नदी घाट का दौरा किया और अरविंद केजरीवाल के झूठ और जहरीली राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेझिझक होकर यमुना का पानी पिया और साथ ही मुख्यमंत्री ने यमुना नदी में पूजन और नदी के पवित्र जल का आचमन किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल साहब की झूठ बोलने की पुरानी फितरत है। पिछले 10 साल में काम करने की बजाय लोगों को झूठ बोलकर डरा रहे हैं केजरीवाल। खबर चंडीगढ़ से है, जहां यमुना नदी के पानी को हरियाणा में जहरीला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का बयान भी सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और 5 फरवरी को दिल्ली में वोट पड़नी है, तो राजनीतिक रूप से अब अरविंद केजरीवाल 10 साल से तकरीबन दिल्ली की सरकार में मुख्यमंत्री हैं। लोगों को कैसे बहकाया जाए, इसलिए वो बयान देते हैं, ऐसे उल्ट-सुल्ट बयान देते हैं। हमारा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हर महीने पानी की चेकिंग करता है। उसकी 2 जगह हरियाणा में चेकिंग होती है, एक सोनीपत में जो आखिरी गांव हमारा पड़ता है पल्ला,
और उसके बाद दिल्ली का एरिया आता है और फिर आता है फरीदाबाद का एरिया, गांव है बसंतपुर। हर महीने पोल्यूशन डिपार्टमेंट सैंपल लेता है। उस सैंपल का मेरे पास बाकायदा डाटा है कि हर महीने क्या पोजीशन पानी की थी। मैं जैसे आपको बताऊं कि एमोनिया, नाइट्रोजन जो होता वो होना चाहिए 0। तो हमारा जनवरी में से लेकर 2024 जनवरी से लेकर 0.5। उधर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक बयान के दौरान हरियाणा पर यमुना नहर में जहर घोलने की बात कही थी, जिसको लेकर हरियाणा में राजस्व मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है। मंत्री विपुल गोयल ने बयान में कहा कि हरियाणा सरकार आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर जल्द ही मामला दर्ज करवाएगी और अरविंद केजरीवाल ने राजनीति गरवाने के लिए जो है यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया है, उसको लेकर हरियाणा सरकार उन पर एफआईआर करवाई जाएगी। आपको बता दें कि सोनीपत में सीजेएम की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D 154 के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा और केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली की जनता में भय फैलाने का काम किया है। आप सुप्रीमो ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। जो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देने का काम किया और एक दिल्ली और हरियाणा के लोगों में पैनिक फैलाने का काम किया, ये उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D और 54 के तहत उन पर हरियाणा सरकार केस दर्ज कराने जा रही है सीजीएम कोर्ट सोनीपत के अंदर कि हम किस तरीके का पानी उन्हें देते हैं। और कल सभी ऑफिसर्स ने वहां जाकर चेक किया कितने बीओडी का और किस तरीके का पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। उसके अलावा हरियाणा को जो फरीदाबाद से वो पानी देने का काम करती है यमुना से, उसके अंदर कितने बीओडी का जहर परोसने का काम दिल्ली कर रही है। फिर भी हमने आज तक ज्ञापन देने का काम किया, उनको अवगत कराने का काम किया, डेमोन्स्ट्रेशन किए, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन इतना बड़ा झूठ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि वो पानी देश का प्रधानमंत्री। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि हार के डर से अरविंद केजरीवाल यमुना को लेकर उलझुल बयान दे रहे हैं और ऐसा बयान केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसके हाथ से जनता का जनाधार खिसक गया हो। अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई तो कर नहीं पाए, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बहुत बुरी गत होने वाली है। देश की राजधानी में झूठ की बिसात पर सरकार बनाने वाले केजरीवाल को जनता उनका असली चेहरा दिखा कर रहेगी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ में जीत होगी। तो जो आप पार्टी है, जो आपापंथी पार्टी है, उसकी हालत बहुत खराब है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और इस तरह का बयान देना एक मौजूदा व्यक्ति को ठीक नहीं है। और जिस तरह के केजरीवाल जी बयान दे रहे हैं और आज तक यमुना की सफाई तो कर नहीं पाए और ये आरोप लगाना कि हरियाणा ने जहर घोलने का काम किया, ये चुनावी सत्य कुछ भी नहीं है। और वो उनका जो चुनाव व्यक्ति को हारता है, इस तरह का वही व्यक्ति बयान देता है जो सब कुछ जनता की। उधर हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बनने का मामला सामने आया है। बता दें कि पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया के जिला प्रभारी की सूची पर अंबाला सांसद वरुण मुलाना ने सवाल उठाए हैं। सांसद वरुण मुलाना ने पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया को पत्र लिखा है, कहा है कि कार्यकर्ताओं के मन की पीड़ा सुनते हुए पार्टी का राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय संगठन बनाया जाए। वहीं विधायकों की पसंद के हिसाब से विधानसभा में पार्टी नेता का भी जल्द फैसला हो। पार्टी प्रभारी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्था बनाने का काम करें, ऐसी व्यवस्था बने जो कि कांग्रेस के हित में हो। वहीं जिला प्रभारी की सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो पार्टी के सदस्य ही नहीं हैं, पार्टी में एक्टिव नहीं है। वहीं उन लोगों के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव पार्टी के खिलाफ लड़ा था। उधर बहादुरगढ़ के माडोठी गांव में एक दामाद ने अपने ही ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास
शुरू कर दिए हैं। बता दें कि घटना रात के समय हुई जब आरोपी दामाद मनेंद्र अपने ससुर के घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगा, जिसको समझाने के लिए उसका ससुर संजय घर से बाहर आया। उसी दौरान आरोपी ने पिस्तौल से संजय को गोली मार दी। गंभीर हालत में परिजन संजय को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसकी मौत हो गई। मृतक संजय के भाई संदीप की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये हमने लड़की की शादी की थी, करीबन 5 साल हो गए थे और वो लड़की को परेशान किया करते थे, तो हम उससे अपने घर ले आए थे। और फिर घर लाने के बाद वो आया, वो गाली गलौज करने लग गया और गाली गलौज करने के बाद हम घर से बाहर आए, आगे उसे समझाने लगे। उसने हथियार निकाला और सीधी गोली चला दी, जो मेरे भाई के सिर में लगी और वो हम अपने भाई को संभालने लगे और वो गाड़ी लेके भाग गया। तो हम भाई को लेके रोहतक पीजीआई में गए, जहाँ पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। उधर महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली बास में एक गर्भवती नीलगाय को गोली मारने की घटना सामने आई है। घटना की सूचना गौरक्षक दल के सदस्यों ने पुलिस को और वन विभाग को दी। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर सतनाली थाने के एसएचओ जगराम और वन विभाग के अधिकारी रवि मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने सतनाली पशु अस्पताल से चिकित्सकों की टीम को बुलाया और सतनाली पशु अस्पताल के चिकित्सक रोहित और हरीश मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही नीलगाय की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने नीलगाय का पोस्टमार्टम किया, जिसमें यह पाया गया कि नीलगाय 9 महीने की गर्भवती थी और उसके सिर से 2 गोलियां निकली। गौरक्षक दल के सदस्यों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस और वन विभाग को तुरंत सूचना दी थी। उन्होंने मामले की लिखित शिकायत भी पुलिस और वन विभाग को दी है। उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उधर कैथल में विजिलेंस टीम ने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर यानी कि ईटीओ दिनेश काजल को 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता को करनाल रोड स्थित पद्मा सिटी मॉल के पीछे विभाग के नए कार्यालय में बुलाया था, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे धर दबोचा। जानकारी के अनुसार आरोपी ईटीओ ने शिकायतकर्ता ऋषिपाल से कुल 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इससे पहले वह 60,000 रुपए की राशि पहले ही ले चुका था। बता दें कि मामला 2019-20 का है, जब चीका निवासी ओम प्रकाश उर्फ बुद्ध ने एक्साइज विभाग का ठेका लीज पर लिया था। बाद में किस्तें न चुकाने पर उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था। बता दें कि इस ठेके की गारंटर ऋषिपाल ने अपनी कृषि योग्य भूमि गिरवी रखी थी। आरोपी अधिकारी गारंटी में दी गई जमीन के साथ साथ शिकायतकर्ता की अन्य संपत्ति को भी अटैच करने की धमकी दे रहा था, तो वहीं विजिलेंस टीम लंबे समय से आरोपी की निगरानी कर रही थी। शिकायतकर्ता की सूचना पर विजिलेंस ने जाल बिछाया और आज सुबह रिश्वत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो हाल निवासी मेरा कंबोज गावड़ी सलेमपुर। अच्छा, क्या पूरा मामला है सर? ये सर मैंने ना चीका में किसी ने ठेके लिए थे 2019-20 में धर्मपाल एंड कंपनी के नाम से। वो मेरे जानकार थे। मैंने उनकी छोटी दे दी 6 कनाल 11 मरले की अपनी जमीन में से, जैसे दे ही देते हैं यारी दोस्ती में, चलो कोई बात नहीं, ठेके लिए हैं। तो वो देने के बाद अब मेरे को पता चला भी ये और भी टैच करने लग रहा, दबाव बनवा रहा था, अभी पैसे दे, फिर नहीं महीना होगा दबाव बना देना। बस उस करके इसने 2 लाख रुपए मांगे थे। मेरा मन नहीं मानना, 60,000 पहले ले गया, 1.5 लाख आ गया।
उधर नारनौद में संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में सर्व कर्मचारी संघ द्वारा आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में विभिन्न विभागों के संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि आगामी आंदोलन की रूपरेखा को लेकर मीटिंग का आयोजन किया है। कर्मचारी नेता रोहताश शर्मा ने कहा कि विभिन्न मुद्दों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी की संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में मीटिंग हुई है। 19 जनवरी 2025 को वैरागी धर्मशाला जींद में आज हरियाणा की सर्व कर्मचारी संघ की कन्वेंशन थी। उससे पहले 24/12 का हमारा इलेक्शन था रिटायर्ड कर्मचारी संघ का। दोनों संगठनों के सर्व कर्मचारी संघ के साथ अटैच होने के कारण इकट्ठी मांगे थी। उन मांगों के लिए मतलब हमने आज इकट्ठी मांग रखी, नानू ब्लॉक की इकट्ठी मीटिंग करी है। इस मीटिंग के तहत जो हमारा वहाँ फैसला हुआ था, सबसे पहले हमें हमारे जितने 90 के 90 विधायक हैं हरियाणा में, चाहे किसी भी पार्टी के हों, ब्लॉक वाइज हम उनको ज्ञापन देंगे हमारी मांगों के बारे में, क्योंकि बजट सत्र आने वाली 14। उधर रेवाड़ी के गांव सुलझा की बेटी जिया ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर एनडीए क्वालिफाइड किया और लेफ्टिनेंट बनकर रेवाड़ी पहुंची। अपने घर पहुंचते ही जिया को उसके पिता ने गले लगा लिया और खुशी से उनकी आंखें नम हो गई। जिया ने बताया कि उसने 12वीं कक्षा में ही एनडीए में जाने की ठान ली थी। 4 से 5 महीने की तैयारी के बाद उसे रिटर्न एग्जाम दिया और जिसमें वो क्वालिफाइड हुई और उसके बाद अब एसएसबी को क्वालिफाई कर लेफ्टिनेंट बन अपने घर पहुंची। जिया ने कहा कि परिवार से मिले सपोर्ट के कारण ही ये सब संभव हो पाया। मैंने 12th में सोच लिया था कि मेरे को एनडीए में जाना है, तो मैंने 12th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी बोर्ड के टाइम से, मतलब बोर्ड के बाद। और मेरा 1 सितंबर को रिटर्न एग्जाम था, तो वो मैंने 4-5 महीने की तैयारी मिली मेरे को। मैंने उसमें उसकी तैयारी की और फिर पेपर दिया, फिर मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। फिर मेरे को कॉल लेटर आया था एसएसबी के लिए, फिर मेरा एसएसबी क्लियर होगा, अभी जनवरी में हुआ था। किस तरीके से तैयारी करते थे आप इसके लिए? मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी रिटर्न एग्जाम के लिए तो गुड़गांव से, फिर मैंने एसएसबी के लिए ऑनलाइन ली थी फिजिक्स वाला से। फैमिली सपोर्ट की? अभी मैं 12th में पढ़ाई कर रही हूँ। आपका क्या एम है? मैं सीए बनना चाहती हूँ। सीए बनना चाहते हो। अभी सिस्टर लेफ्टिनेंट बन के आई है, किस तरीके की खुशी है? हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है, हमें उस पर बहुत प्राउड हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि वो फ्यूचर में भी ऐसे ही ग्रो करती रहे। कैसा लगता है जब ये साथ में तैयारी करती होंगी, घर पे पढ़ाई करती होंगी? घर पे पढ़ाई करते थे, सब यही बोलते थे कि रात भर तक पढ़ते रहते हैं, कुछ अच्छा ही करेगी, और उसने हम सभी को सही प्रूव किया और हमें बहुत प्राउड फील कराया। भाई बहुत कुछ है हमारे गांव का नाम रोशन गया हमारे भी, और हमारे जिले का नाम रोशन गया। हमारे इधर गांव में पहली लगी है ये गांव का नाम, सभी आए हैं वहाँ पाठक को स्वागत करने के लिए। जिस तरह से पता चला ऑटो चालक है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती होंगी जब बच्ची पढ़ती होगी, किस तरीके से? नहीं, मैंने सब फुल सपोर्ट कराया, कोई बात नहीं आई, मैंने किसी चीज वो नहीं कराया। अगर ये फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दोस्तों आज का विषय